व्हाट इज ग्रेविटेशन? गुरुत्वाकर्षण हिंदी में बोलते हैं। क्या बात है। एक ऐसी प्रकार की फोर्स है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन बनी रहती है। ठीक है, वो बात अलग है कि दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं चिपकते हमेशा, बट ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है। बच्चों को लगता है कि ये रहा अर्थ, यहां मैं खड़ा हूं, ऊपर मैंने कोई चीज फेंकी बॉल और नीचे वापस आई, तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बट न्यूटन ने हमें समझाया है कि दुनिया में, पूरे स्पेस में, यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सभी में, उन सभी के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, एक अट्रैक्शन रहता है उनके बीच में, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। समझे मेरी बात? तेरे और इस टेबल के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है। वो अलग बात है कि टेबल तेरी तरफ नहीं आ रही और ना ही तू टेबल की तरफ जा पा रहा है, उसके पीछे भी एक कारण है, हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे जाकर। सो ग्रेविटेशन एक वो फोर्स है जो पूरे के पूरे संसार में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट ओनली सॉलिड, लिक्विड्स ऑल्सो, सबके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। दैट अट्रैक्टिव फोर्स इन इटसेल्फ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एम आई क्लियर? तो आपने ऊपर कैप फेंकी और कैप वापस आई, ये एक पार्ट है, क्योंकि क्या क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अर्थ है और दूसरा ये कैप है। तो अर्थ ने क्या करा, कैप को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, क्या अर्थ कैप की तरफ आ रही है? नहीं आ रही है, पर दोनों के बीच में अट्रैक्शन, लग अट्रैक्शन अवेलेबल है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन अवेलेबल है। ठीक है, पर एक ही ऑब्जेक्ट क्यों जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ क्यों नहीं आ रहा है इसके पास? अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना? जिसका मास बहुत ज्यादा होता है उसको हिलाना मुश्किल होता है। अगर कोई छोटी सी गाड़ी और एक बड़ी सी गाड़ी है, तो आप कौन सी गाड़ी को आसानी से मूव कर लोगे? कि छोटी सी गाड़ी आराम से धक्का लगाओगे चले जाएगी, पर एक बड़ी सी गाड़ी है, ट्रक है मान लो, धक्का लगाओगे जाएगा ही नहीं आगे, क्योंकि इसका वजन ज्यादा हो गया ना। तो ये तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। तो ग्रेविटेशन हम लोग जब भी पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन। तो न्यूटन कहते हैं कि सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, राइट? अब वो ये कहते हैं हमको कि जो फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, जो इन दोनों को एक तरफ खींच रही होगी, एक दूसरे की तरफ खींच रही होगी, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। इन दोनों का जो मास जा रहा होगा, जो भी सपोज 2 किलो और 4 किलो, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 2 into 4 8, तो जितना ज्यादा मास होगा ना, उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। ठीक है, और जितना हल्का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही कम फोर्स होगी। और यहां पर हम देखो, हम अर्थ से चिपके हुए हैं, हम अर्थ से इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, और क्योंकि ओवरऑल मास बहुत ज्यादा हो गया अर्थ का। तो अर्थ का मास पता है तुम लोगों को कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 केजी, ये अर्थ का मास है। ठीक है, इतना ज्यादा मास। और इसके सामने हम 50 किलो के, 70 किलो के, 80 किलो के, ज्यादा से ज्यादा 90 किलो के। इसके सामने 90 किलो कुछ नहीं है। हाथी के मुंह में जीरा, है ना? समझे मेरी बात? सो इसके सामने 90 केजीज कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी बहुत बड़ा आंसर आएगा, और क्योंकि बहुत बड़ा आंसर यहां आएगा इसलिए बहुत ज्यादा फोर्स भी यहां लगेगी, इसलिए हम चिपके हुए हैं अर्थ से। समझाई मेरी बात? तो पहला सिनेरियो तो ये है, न्यूटन ने हमें क्या बताया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ बॉडीज। दूसरा उन्होंने हमें यह बताया कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होगा, यानी कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। मोर क्लोजर दे आर, लेस इज द डिस्टेंस, मोर इज द फोर्स। जितनी पास आएंगे, जितनी पास आएंगे डिस्टेंस उतना ही कम होगा और फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। जितना दूर जाओगे फोर्स दोनों के बीच में कम हो जाएगी। समझे मेरी बात? आगे बोलते हैं, इन दोनों को आप कंबाइन कीजिए, तो कंबाइन करने के बाद आफ्टर कंबाइनिंग बोथ रिलेशंस what we get? F directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to d square। कुछ स्कूल्स में ना d की जगह r लिखवाते हैं, है ना? पर r से ना दिक्कत ये होती है कि बच्चों के दिमाग में r फिर होता है रेडियस से, तो फिर वो r को रेडियस समझने लगते हैं और फिर डिस्टेंस को वो भूल जाते हैं, इसलिए मैं d लिखवाता हूँ। है डायमीटर। हमने एक्चुअली r किस लिए पढ़ा है? हमने अभी तक सर्कल्स में r रेडियस के लिए पढ़ा है। तो जैसे मैं यहाँ पे बच्चों को r पढ़ाता हूँ ना तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं। अगर तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे तो यू कैन यूज r ऑल्सो। नहीं, बस नहीं लिख सकते, मेरी मर्जी, ऑथर की मर्जी, न्यूटन की मर्जी। ठीक है, आगे। जब आपने इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दिया, m1 m2 बाई डी स्क्वायर आ गया। अब मैंने तुम्हें हमेशा बताया है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, और यहाँ जो हम कांस्टेंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं जी, m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया फोर्स के लिए? फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब यहाँ जो ये G है, इस G को हम कहते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? जिसने बताया, जिसने इसके बारे में बात करी है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बनी कैसे? ये यूनिट बनी कैसे? कल को मैं भूल जाऊं एग्जाम में तो मुझे डराइव करना तो आना चाहिए ना। मैं फिजिक्स कर रहा हूँ, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। तो यहाँ लॉजिक क्या है? देखो, जी को अकेला कर दो, यहाँ जी को अकेला करोगे तो डी स्क्वायर वहां जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, क्योंकि वहां डिवाइड हो रहा है, और m1 m2 नीचे आ जाएंगे, इसके यहां से नीचे आ जाएंगे इसके पास। चलो बताओ, फोर्स की यूनिट न्यूटन,
दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस में मेजर करोगे? मीटर में। तो मीटर तो 2 बार ही आ रहा है क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी इंटू केजी, क्या हो गया? केजी स्क्वायर, इसलिए बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, यानी कि डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ये किसकी यूनिट बन गई? ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। और ग्रेविटेशन क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू बताओ। इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहा? क्योंकि यही तो लॉ है, यही लॉ है जो न्यूटन साहब ने हमें बताया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए और ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर में। सो प्रोडक्ट ऑफ masses is directly proportional to force and square of the distance is inversely proportional to the force। समझ में आई बात? दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहां से हमने क्या सीखा? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attracts each other with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है बच्चों, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स एफ। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, दोनों कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, सन, अर्थ, मून, अर्थ, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मासेस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है। which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। square of the distance between them। क्लियर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इतना पढ़ के लग रहा होगा अरे भाई इतना ज्यादा है ना, कोई बात नहीं, चैप्टर बढ़िया है, इसमें मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सब इस्तेमाल होगा, एवरीथिंग। यहाँ पर तुम्हारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी भी इस्तेमाल होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी इस्तेमाल होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as भी इस्तेमाल होगा फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड चैप्टर से f इक्वल्स टू ma भी इस्तेमाल होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसलिए कह रहा था 9th क्लास का मोशन इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आएगा तो फोर्स समझ में आएगा, फोर्स समझ में आएगा तो ग्रेविटेशन समझ में आएगा, और ग्रेविटेशन समझ में आएगा तो वर्क एंड एनर्जी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट।